हेमंत कुमार का नमस्कार। हर साल फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी 8 सितंबर को ही यह दिवस फिर से मनेगी। फिजियोथेरेपी क्या है? इसके द्वारा कैसे मरीजों की बीमारी का इलाज किया जाता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ख्याति प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप कुमार। आप ठीक सुन रहे हैं, डॉक्टर संदीप कुमार, जो वर्तमान में वेदांता हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना में कार्यरत हैं। काफी सुलझे हुए और अनुभवी हैं। मैं तो यहाँ ये कहना चाह रहा हूं और चाहता भी हूं, सुनते हो किससे रोज औरों की, आज मेरी भी दास्तां तो सुनो। अर्थात रोज आप उन डॉक्टरों के बारे में सुनते हैं, उनके दवाइयों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज दवाई से इतर, डॉक्टरों की इंजेक्शन से इतर हम ऐसे चीजों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से, जिसे बिना टेबलेट का इलाज संभव होता है। और ये है क्या? हमारे सामने, जब जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर संदीप कुमार हैं। नमस्कार संदीप कुमार। नमस्कार हेमंत सर। कुमार का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सर, जी, कि ये फिजियोथेरेपी है क्या, हमारे दर्शकों को जरा समझाएं। बात जहाँ फिजियोथेरेपी की है, तो अगर हम WHO के गाइडलाइन माने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो परिभाषा है भौतिक चिकित्सा के प्रति, तो उसको हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि भौतिक चिकित्सा मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे इक्विपमेंट के थ्रू, जैसे मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग, टेंस, अल्ट्रासोनिक, लेजर के द्वारा मरीजों को इलाज करते हैं। उसका अपने फिजियोथेरेपी टेक्निक से असेसमेंट लेते हैं, उसका डायग्नोसिस और प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं, तब जाके उसको अंजाम देते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भौतिक चिकित्सक कहलाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जारी किया गया एक सरल परिभाषा है भौतिक चिकित्सा का। तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे शब्दों में समझ गए होंगे। बहुत खूबसूरत शब्दों में डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को समझाया कि ये फिजियोथेरेपी है क्या, और अब बात करेंगे इससे निजात कैसे मिलती है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जो रोगी को स्वस्थ कर उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सच है यही ना? इसमें किसी तरह का संदेह वाली बात नहीं है कि आप मरीज के, रोगी के, या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके कार्य की क्षमता को, उसके डेली लिविंग एक्टिविटी को बिल्कुल फिजियोथेरेपी बढ़ा देता है। जिसको आप एक लकवाग्रस्त मरीज से लेकर एक बच्चे तक के बेड से होके, या सीपी जो इसको मानसिक विकलांगता कहते हैं, उसका रिकवरी तक अच्छे शब्दों में समझ सकते हैं।
उसमें हम लोग का बहुत सारा टेक्निक है, जो कि लकवा के मरीज में बहुत सारा टेक्निक हमारा कारगर है। जैसे न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक, जिस टेक्निक के माध्यम से हम बेड पे पड़े व्यक्ति को उठा सकते हैं, उसके जीवन दैनिक क्रिया में परिवर्तन ला सकते हैं। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हमारा मसल टाइटनेस है, स्ट्रेचिंग से माध्यम से उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, जॉइंट को मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें गतिशीलता ला सकते हैं। और जिस मरीज का स्ट्रेंथ, सपोज एक गिलास उठाने की क्षमता नहीं हुई है, तो उसके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसके मसल के एंडोरेंस बढ़ा के डिफरेंट टेक्निक से उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इसमें बैलेंसिंग, गेट ट्रेनिंग, स्क्वेटिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा टेक्निक एक मरीज को दैनिक यापन करने के लिए और प्लस उसके क्वालिटी को, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी हमारा कारगर है, और उसकी क्षमता को बेशक बढ़ा देता है ये तमाम टेक्निकों के द्वारा। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इन बातों को रखा डॉक्टर साहब। नींद का नहीं आना, क्या फिजियोथेरेपी के द्वारा भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? नींद का नहीं आने के लिए, उसके लिए सबसे पहले असेसमेंट की ज़रूरत है। नींद किस वजह से नहीं आ रहा है? बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं तो जिसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, जिसमें सर्वाइकल जो स्पाइन है, गर्दन से गर्दन के जो हड्डियां होती हैं उसमें 7 हड्डी होते हैं, C1 से लेके C7 तक। तो कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि कहीं हड्डी जाम होती है जो नस पे प्रेशर दे रही होती है, उसके वजह से हेडेक रहता है। कभी-कभी होता है कि वर्टिगो आता है, चक्कर आता है, मरीज को लगता है पूरा मतलब पृथ्वी घूम गया, उसकी वजह से भी नींद नहीं आता है। तो इसमें हम लोग का रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, ये हेल्पफुल है। लेकिन इसके लिए हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, लगभग 50 से 100 मरीजों पे हमने प्रैक्टिकल किया है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा है रिलैक्सेशन टेक्निक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और बहुत सारे टेक्निक है फिजियोथेरेपी के जो कि इसमें हेल्पफुल होता है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे दर्शक यह जानना चाहे कि फिजियोथेरेपी की खोज कब हुई थी, जैसे मुझे लगता है ना, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं 460 ईसा पूर्व हुई थी, तो लोग उस समय मालिश के द्वारा इलाज किया करते थे। धीरे धीरे यह लोगों के नज़र में आया, फिर दर्द के मिटाने के लिए लोग अपने ही घर में इलाज करने लगे, वो कड़वा तेल और बाकी चीज़ों से। लेकिन आपके नज़रों में क्या है कि कब से यह लोगों के नज़र में आया? लगभग आप सही बता रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो मेडिकल साइंटिस्ट है, इसका इजाद इसी तरीके से हुआ था। तो जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि घर में माताएं बच्चों को तेल लगा के जो मसाज करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट को, अलाइनमेंट को वो सही करती है। लेकिन आजकल के शहरी वातावरण में देखा जाए, अगर बच्चों में यही चीज़ नहीं हो पाती है तो बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, बच्चा को दौड़ने में दिक्कत होती है, समय पे चल भी नहीं पाता है। तो वो कहीं न कहीं साइंटिफिक था, और वहीं से फिजियोथेरेपिस्ट की शुरुआत हुई, फिजियोथेरेपी विधा की शुरुआत हुई। अब उसमें समय के साथ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक और कोर्स बढ़ते गए, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। मैकमिलन एक अमेरिकी महिला थी, जी, जी। उसका बड़ा योगदान रहा है। 1921 में उन्होंने एक फिजिकल थेरेपी, उसे हम यूं कहें कि उसे फिजियोथेरेपी की माँ भी कहा जाता है, यह सच है। और किस तरह का योगदान रहा, अ, जैसे उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया, नाम है उस संस्था का अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, एप्टा। हुँ। आप इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, कैसे हमें यह समझाएंगे कि ये किस प्रकार की महिला थी और कितना योगदान इन्होंने अपने समय में फिजियोथेरेपी में दिया कि आज लोग उन्हें कहा जाता है कि ये माँ है फिजियोथेरेपी की। ये बहुत ही डायनेमिक और सोशल महिला थी। अपने जब हॉस्पिटल में ये जब कार्यरत थी,
तो ये दूसरे टाइप की, मतलब अगर देखा जाए तो सेवा भावना के तरह से मरीजों को देखती थी। और सेवा इन्होंने स्टार्ट किया हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में मरीजों को मूवमेंट देना, पोजीशन बदलना, वहाँ से ये इनिशिएटिव हुआ। तब जाके मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसका पढ़ाई लोगों में, मतलब जागरूकता लाना, हर मरीज को केयर करना, उसका पोजीशनिंग बताना। बहुत सारे मरीज अगर हॉस्पिटलाइज रहते थे तो अपना पोस्चर बदलने में असमर्थ होते हैं, बहुत बेहोश होते हैं। कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ सिर है, ये सब पता नहीं चलता है मरीजों को, अचेत अवस्था में रहते हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव किया कि नहीं, जो मरीज 4 घंटे से एक पोजीशन में है उसका पोस्चर चेंज होना चाहिए। जो मरीज का मतलब गर्दन टेढ़ा है उसको अच्छे से गर्दन होना चाहिए, ताकि एयरवे हम लोग का खुला रहे और प्रॉपर ब्रीदिंग हो। और गर्दन अगर सपोज टेढ़ा है, पिलो का प्लेसिंग सही नहीं है, तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत में इनिशिएटिव किया जी, कि जी, जी। ताकि समय के साथ उसमें एडवांसेस आते गया, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं आईसीयू में चेस्ट जी, फिजियोथेरेपी, जी, पोजिशनिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारा तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक या मॉडर्न इक्विपमेंट सभी इस क्षेत्र में बहुत आ चुके हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, आज के डेट में अगर देखा जाए तो लेज़र थेरेपी, बहुत सारा इक्विपमेंट है। लेज़र के अलावा आईएफटी है, शॉक वेव थेरेपी है, जो कि मतलब इंस्टेंट रिलीफ देता है। और इसके टेंस है, अल्ट्रासोनिक है, और माइक्रोवेव डायथर्मी है। तो ये सारे इक्विपमेंट आज के जो डेट में है, पहले की मान्यता है कि फिजियोथेरेपी बहुत टाइम लेता है, 20 दिन कराएँगे, महीनों लगेगा तब जाके रिलीफ होगा। लेकिन हमारा शॉकवेव जो थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, माइक्रोवेव डायथर्मी है, तो ये अभी है कि जैसे आपका सेशन जैसे ही खत्म होता है 30-40 मिनट का, उसके बाद आपको इंस्टेंट रिलीफ ये देता है। ये पहले वाली बातें हो गई कि मतलब हम 2 महीना 4 महीना कराएंगे तब जी, जाके हमको जी, जी। रिलीफ होगा, लेकिन ऐसा बात अब नहीं है। बहुत सारे फिजियोथेरेपी में एडवांस मशीनें आ गई हैं, और बहुत सारे टेक्निक है जो मरीजों को लाभ मिल रहा है, और हमारे मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं इस इससे। मशीन के द्वारा शरीर को कंपन भी या उस मांसपेशियों को कंपन भी देते हैं क्या? वो अ, क्या टेक्निक है डॉक्टर? उसको इंटरफेरेंशियल थेरेपी हम लोग के पास मशीन है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वो डायग्नोसिस करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है उस पार्ट को, कि मांसपेशी को चाहिए क्या है। जी, अगर मांसपेशी के साथ जहाँ नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम लोग को देना है। जी। अगर जहाँ पेन है, मसल्स में पेन और स्पाजम है और मसल को हमें मजबूत भी करना है, तो वहाँ पे हमारा इंटरफेरेंशियल थेरेपी बहुत कारगर है। हाँ, किसी के आँख में चोट आ गई और उसका सूजन नहीं ठीक हो रहा है दवाई से भी, तो उसके बारे में कुछ इसमें है निजात देने की चीज़ें? ये अक्सर हम लोग खिलाड़ियों को देखते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी की में इस तरीके के केसेस मिलते हैं। और वहाँ पे अगर आप लोग को पता नहीं हो तो हम ये जानकारी देना चाहते हैं दर्शकों को कि अगर एक प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा होता है, तो एक बॉल अगर उसके हेलमेट के से टच होके चली जाती है, तो फर्स्ट कंसर्न फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। फिजियोथेरेपिस्ट फिर आगे के लिए उसको प्लान करता है, जाके असेस करता है कि कोई इंजरी हुई है कि नहीं, तब वो ग्राउंड पे खेलता है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरी कंसल्टेंट वहाँ होते हैं। और रहे बात आँख के सराउंडिंग चोट लगने का, तो उसमें हमारा आइस थेरेपी बहुत कारगर है, और इंस्टेंट रिलीफ देता है, और स्वेलिंग वहाँ कम हो जाता है। वाह! बहुत खूबसूरत सा आपने डॉक्टर साहब जवाब दिए कि आई में अगर स्वेलिंग आ गया तो फिजियोथेरेपी के द्वारा हम निजात दे सकते हैं अपने रोगियों को। बहुत जी, अच्छा। क्या बहुत कुछ अपने देश में काम खोजना भी एक काम है। जी, जी। तो हम चाहते हैं कि इसी बहाने क्यों ना अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और सचमुच ये क्षेत्र बहुत कारगर हो रहा है। विदेश में तो ज़बरदस्त हो गया। 10 साल से भारत में भी अब ये धीरे-धीरे उफान पर आ रहा है। तो क्या क्या कैसे समझाया जाए कि हमारे छात्र, हमारे नवयुवक इस क्षेत्र में अपने भविष्य को तलाश सकते हैं और एक अच्छी खासी खासी आमदनी या नौकरियां पा सकते हैं? उनके लिए क्या रोजगार हो सकता है? भविष्य कैसे वे संभाल सकते हैं इस क्षेत्र में? सबसे पहले युवक के लिए मेरा ये सलाह है कि आप अगर फिजियोथेरेपी के फील्ड में अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक 10+2 बायो से होना चाहिए। और हमारे लिए इसके देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अगर कलकत्ता की बात करें तो एनआईएलडी
कोलकाता है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, निरतार उड़ीसा में है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जामिया मिया इस्लामिया दिल्ली में है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एसजीपीजीआई लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ भी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है। हमारे बिहार की बात करें तो आईजीएमएस हो गया, वहाँ पे फिजियोथेरेपी की पढ़ाई स्टार्ट होती है और आपको प्रिपरेशन करके नीट निकालनी होगी इसके लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंकड़बाग में है। उसके लिए आप बीसीईबी का कंबाइंड एंट्रेंस निकाल के आप ये फील्ड को चूज कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर संवार सकते हैं। फिजियोथेरेपी इसलिए बेहतर है कि आप अगर गवर्नमेंट के साथ साथ अपना प्राइवेट सेल्फ क्लिनिक अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं और अच्छे से संचालन कर सकते हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर का बात किया जाए तो स्पोर्ट्स में आपका स्कोप है, रेलवे में है और जो हमारा हेल्थ मिशन है स्टेट राज्य स्वास्थ्य समिति उसमें है। बिहार राज्य में अगर बात करें तो सक्षम के थ्रू जो कि बुनियाद केंद्र है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी है। और अभी हमारे सारे अनुमंडल में भी फिजियोथेरेपिस्ट के एक पोस्ट लगभग हर जगह है। तो ये सारे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अपॉर्चुनिटी हो गए। बाकी अगर प्राइवेट की बात करें तो हर जगह कॉरपोरेट हॉस्पिटल, क्लिनिक और छोटे-मोटे हर जगह हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जैसे ऑर्थो, न्यूरो, गायनी, स्पोर्ट्स, कार्डियो, पल्मोनरी ये सब में फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे बढ़ने पे अगर आप बैचलर कर लेते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके बाद आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तब आपको अलग-अलग सेगमेंट जैसे कि अगर कोई न्यूरोश है तो कोई न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, तो उसी तरीके से मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में डिफरेंट डिफरेंट अब सेगमेंट हो गए हैं। स्पोर्ट्स का अलग, अर्थो का अलग, न्यूरो का अलग, जी जी। गायनी का अलग, कार्डियो बहुत पल्मोनरी बार। का अलग। तो ये सारे आप पढ़ाई करके, मास्टर करके आप अपना अच्छे करियर के साथ-साथ अच्छा पोस्ट चुन सकते हैं और अच्छा सैलरी ले सकते हैं। विद्यार्थियों को एक चीज और जानना जरूरी हो जाता है, अगर वो पहली बार सरकारी नौकरी में इस डिपार्टमेंट में जाता हो तो पहला सैलरी उसके हाथ में कितना आएगा, ये तो जानना ही चाहेगा। अगर बात करें बिहार के तो 65 से 70 हज़ार, अगर बिहार में अगर बात करें वाह। उनका बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो अभी हम लोग 126 पोस्ट हाल ही में ज्वाइन जी जी कराया जी। है, तो ये 65 से 70 हज़ार। अगर स्टेट हेल्थ सोसाइटी का बात करें अगर उसमें जाएं तो 30 से 35 हज़ार की सैलरी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मास्टर और बैचलर की अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी निर्धारित है। वाह, बहुत खूबसूरत सा जानकारी आपने हमारे छात्रों को भी दिया। छात्राएं भी इससे बहुत कुछ, क्योंकि उनको उनके लिए भी तो बहुत सारी जगहें हैं इस फिजियोथेरेपी जी डिपार्टमेंट जी। में। और बहुत खूबसूरत से जानकारी दिया। लेकिन एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग इसमें, हम लोग के गांव में, खास करके बिहार में, जो गांव में औरतें रहती है, मैंने कभी कभी देखा है, क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, तो ठेहुना पकड़ करके वो उठते हैं, बैठते हैं, दवाई चलते रहता है दिनों तक। अंतिम में कहते बेटा उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, काफ़ी दर्द है। फिजियोथेरेपी के द्वारा क्या हम उन महिलाओं को कहें जो सुन रही होगी इस समय हमारे गांव में बैठी बैठी हमारे चैनल के द्वारा? उनके लिए सबसे अच्छा है कि जब अननेसेसरी मेडिकेशन लेने से अवॉइड करें। अगर आपको मेडिसिन इसके लिए लेनी हो तो सबसे पहले आप नियरेस्ट सदर हॉस्पिटल या जो भी डॉक्टर हैं, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं, ना कि मेडिकल स्टोर और कोई एक झोला छाप से आप दवा लेके नहीं खाएँ। इसलिए ये नहीं खाएँ क्योंकि गाँव में अभी प्रैक्टिस है कि किसी भी दवा में, पेन में, बुखार में, सर्दी, खाँसी में एक स्टेरॉइड को दे देना है, जो कि स्टेरॉइड हमारे सारे सेल्स को डैमेज करता है और हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी और लंग्स, ये सब पे बहुत इफ़ेक्ट देता है। तो पता चलता है कि हम बहुत सारे दिन से दवा खा रहे हैं, अंत में जब भर्ती हुए तो हमको डायलिसिस का नौबत आता है। तो वैसे चीज़ से बचें। अगर गाँव में हैं तो आप नज़दीकी बुनियाद केंद्र में जाएँ, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में एक बुनियाद केंद्र हमारे नीतीश सरकार ने खोल के रखा है। वहाँ अच्छे से एक्सरसाइज सीखें। महिलाओं, विधवा के लिए ये लगभग फ्री है। तो वहाँ एक्सरसाइज करें और आप नियमित सुबह-शाम घर पे करें। आप देखिए नियमित अगर करके देखें तो आपको दवा से ये ज़्यादा कारगर होगा और आपके जो दैनिक क्रिया दर्द में बीत रहा है,
उसको आप दर्द मुक्त बिता सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, अगर नियमित और संयम रूप से आप एक्सरसाइज करते हैं तो। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि ये फिजियोथेरेपी है क्या, कैसे निजात पा सकते हैं बिना दवा का इसमें, और छात्र और छात्राएं कैसे जी, कैरियर इसमें खोज सकते हैं और एक मोटी तनख्वाह सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले सकते हैं। सेवा भावना तो इस डिपार्टमेंट में होनी ही चाहिए, इससे इतर और कुछ नहीं है। ये थे हमारे संदीप, डॉक्टर संदीप कुमार, और ऐसे ही यंगेस्ट डॉक्टर से हम मुलाकात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने इतना खुल के बताया हमारे दर्शकों को, जी, जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।